नमस्कार। मानव संपदा ट्यूटोरियल के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे मानव संपदा पोर्टल के संबंध में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और एज एन एम्प्लॉई मानव संपदा कोड का आपके सर्विस पीरियड में क्या योगदान है, इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मानव संपदा का आपकी सर्विस में क्या क्या योगदान है। तो इससे पहले कि हम मानव संपदा में आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव संपदा पोर्टल को हम कैसे ओपन करेंगे। तो यह बहुत ही आसान है। गूगल पर जाएंगे, EHRMS पोर्टल लिखेंगे या मानव संपदा पोर्टल लिखेंगे और इंटर कर देंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर आता है यूपी का ehrms.upsdc.gov.in, और अगर आपको नेशनल लेवल का ओपन करना है तो उसके जस्ट नीचे है ehrms.nhc.in। इस पर क्लिक करेंगे तो नेशनल लेवल का पोर्टल है जो मानव संपदा का ओपन होगा, और इसमें आप अपने स्टेट पे जाना चाहेंगे। यदि आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उस स्टेट के पोर्टल पर आप मानव संपदा के चले जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश चूज करूंगा और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए मैसेज आ गया और यह कह रहा है मानव संपदा HRMS इज नाउ अवेलेबल एट न्यू लिंक दिस। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश का मानव संपदा पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब EHRMS, आप लोग सोचते होंगे कई बार EHRMS क्या है। HRMS तो आपको पता ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके आगे ई लग गया तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप समझ जाइए, ये है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और HRMS कोड का मतलब यह है कि आपका HR कोड है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वह है आपका मानव संपदा कोड। इसको HRMS कोड भी कहते हैं, इसको मानव संपदा कोड भी कहते हैं, और यह आपका HRMS कोड भी है। अभी उत्तर प्रदेश की जो मानव संपदा पोर्टल है उसमें आप को क्या क्या यूज होगा मानव संपदा का, वह मैं बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यदि आप नए एम्प्लॉय हैं और आपका मानव संपदा कोड नहीं बना है तो उसको बनवाने का क्या प्रोसेस है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि यदि आपका मानव संपदा कोड बना हुआ है और आप भूल गए हैं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और मैं यह भी बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फैक्ट शीट फॉर्म P2 डाउनलोड करेंगे। साथ ही साथ हम EHRMS पोर्टल पर बताएंगे आपको कि कैसे आप लॉगिन करेंगे, अपनी सर्विस बुक देखेंगे, और भी जो लॉगिन करने के उपरांत ऑप्शंस मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नए एम्प्लॉय हैं और आपका EHRMS कोड यानी कि मानव संपदा कोड नहीं है तो वह कैसे बनवाएंगे। यह वीडियो विशेषकर मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संबंध में बना रहा हूं। तो जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉइज हैं वह अपना HRMS कोड कैसे बनवाएंगे, मैं इस पर चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय एक मानव संपदा फॉर्म है, उसको कंप्लीट फिल करेंगे। इसके उपरांत अपने नोडल ऑफिसर से साइन कराते हुए इसको अपने जनपद के DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पास सबमिट करेंगे, और DPM इंश्योर करेंगे कि उनका मानव संपदा कोड बन जाए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म है, मैं फॉर्म आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, और इस फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यदि आपके पास यह फॉर्म नहीं है तो वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर लेंगे, अपना साइन करेंगे, अपने नोडल ऑफिसर का साइन कराएंगे, और इसके बाद अपने जनपद के DPM साहब के पास जाकर के जमा कर देंगे, और समय समय पर उनसे फॉलोअप करते रहेंगे। जैसे ही आपका मानव संपदा कोड जनरेट हो जाएगा, DPM साहब के द्वारा आपको वह दे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मानव संपदा कोड
जनरेट कराने के लिए यह फॉर्म डिजाइन किया गया है। यह 2 पेजर फॉर्म है, 2 पेज का है। ये पहला पेज यह है और सेकेंड पेज दिस। जो मेन फॉर्म है मानव संपदा का वह बड़ा है, वह 7-8 पेज का है। वह फॉर्म विशेषकर रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए है, तो उसका प्रयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जैसा कि आपको अवगत है कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, इसका मतलब संविदा आधारित एम्प्लॉइज हैं, तो उनके लिए 2 पेजर फॉर्म है जो कि यह है। इसी को आपको भरना है और भर करके अपने डीपीएम साहब के पास जमा कर देना है। तो इस फॉर्म को देख लेते हैं। प्रपत्र भरने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अपेक्षित हो वहां अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कि कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग किया जाए। सेकेंड पॉइंट है, कृपया कार्यालय का पूरा नाम अंकित करें, संक्षिप्त अक्षरों एब्रीविएशन का प्रयोग न किया जाए। स्टार चिन्ह की प्रविष्टियों को भरना अनिवार्य है। इसका मतलब जहां जहां स्टार लगा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं A1 में स्टार नहीं लगा है, लेकिन A2 में ये देखिए स्टार लगा है, A3 में भी लगा है, A4 में भी लगा है। तो इनका कहना है कि फॉर्म कंप्लीट भरें, किंतु स्टार वाले इंफॉर्मेशन भरना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक प्रपत्र के नीचे अधिकारी कर्मचारी तथा जांच अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि वह अधिकारी या कर्मचारी जिसका यह फॉर्म है उसका भी हस्ताक्षर अनिवार्य है प्रत्येक पेज पर, और जांच अधिकारी यानी कि नोडल ऑफिसर उनका भी साइन प्रत्येक पृष्ठ पर अनिवार्य है। यह फॉर्म 4 भागों में है। भाग ए कर्मचारी का पंजीकरण विवरण, भाग बी कर्मचारी का वर्तमान तैनाती विवरण, भाग सी कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण और भाग डी कर्मचारी का शिक्षा विवरण। तो भाग ए में आते हैं कर्मचारी का पंजीकरण विवरण। कंट्रोल संख्या यह विभाग के प्रयोग हेतु है, अतः यह कर्मचारी को नहीं फिल करना है। क्रम संख्या, शीर्षक और विवरण। A1 है अधिकारी कर्मचारी का नाम हिंदी में, तो अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम हिंदी में लिखेंगे यहां पर। उसके बाद अधिकारी या कर्मचारी अपना नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इसके उपरांत पिता या पति का नाम या माता का नाम लिखेंगे और A4 में जन्म तिथि लिखेंगे जो कि DDMMYYY में होगी। इसका मतलब यह है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का दिन लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे। सेवा प्रकार, अब सेवा प्रकार देखिए इसमें चूंकि आप एनएचएम के एम्प्लाई हैं तो पहले से ही प्रिंटेड है एनएचएम संविदा। आधार संख्या उसके बाद फिल करेंगे यहां पर A6 में, और राष्ट्रीयता इंडियन ऑटोफिल है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पहले से ही फिल है। जनपद का नाम जिस जनपद में आप कार्यरत हैं उस जनपद का नाम लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद अपना पता लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो लगाएंगे यहां पर A3 में, जस्ट इसी के ऊपर जहां पे लिखा है स्व हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो। इसके जस्ट बाद में पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे इस बॉक्स में, और इसके उपरांत जो थर्ड बॉक्स है इसमें अपने अंगूठे का निशान लगाएंगे। ध्यान रखेंगे पुरुष अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे और महिलाएं अपने दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएंगी। कर्मचारी का वर्तमान तैनाती विवरण, यहां पर कर्मचारी के वर्तमान तैनाती विवरण को भरा जाएगा। विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। जनपद का नाम लिखा जाएगा, कार्यालय का स्तर लिखा जाएगा, यदि जिला लेवल का है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल का है स्टेट लेवल, और ब्लॉक का है तो ब्लॉक लेवल लिखा जाएगा। वर्तमान पोस्टिंग कार्यालय, वर्तमान में जो पोस्टिंग कार्यालय है वो लिखा जाएगा। पद का नाम लिखा जाएगा, यदि कोई बीसीपीएम है तो बीसीपीएम लिखेगा, यदि कोई एलटी है तो एलटी लिखेगा, स्टाफ नर्स लिखेंगे। B6 में सेवा प्रारंभ करने की तिथि लिखी जाएगी
और V7 में ई वेतन कोड लिखा जाएगा। ई वेतन कोड आपको, यदि आप ब्लॉक स्तर पर कार्यरत हैं तो आपके बैम से प्राप्त हो जाएगा, जनपद स्तर पर कार्यरत हैं तो आपके डैम से प्राप्त हो जाएगा। तो इनसे समन्वय स्थापित कर अपना ई वेतन कोड प्राप्त कर ले और यहाँ पर उसको फिल कर दें। C1 में वैवाहिक स्थिति लिखनी है, विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधुर, विधवा, इसमें से जो भी ऑप्शन आप पे सुटेबल है वह लिखेंगे। लिंग लिखेंगे, महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर। P3 में यदि विकलांगता की स्थिति है तो विकलांगता का प्रकार लिखेंगे, यदि लागू नहीं है तो लागू नहीं लिख देंगे, और यदि लागू है यानी कि विकलांग है तो अमानसिक, श्रवण, दृष्टि, अस्थि, जैसा भी विकलांगता है वह लिखेंगे। पहचान चिन्ह लिखेंगे, ऐसा चिन्ह लिखेंगे जो कि आपके शरीर में है, और जैसे कि चिन्ह का निशान या कहीं पे कट का निशान, तो वह पहचान चिन्ह होता है, वह लिखेंगे। जाति की श्रेणी लिखेंगे, जैसे कि सामान्य श्रेणी, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST, तो जिस भी श्रेणी में आते हैं वह श्रेणी लिखेंगे। अपने गृह जनपद का नाम लिखेंगे और अपना स्थायी पता लिखेंगे। यहां पर वह पता लिखेंगे जो आपके घर का पता है। C8 में अपना ब्लड ग्रुप लिखेंगे। इसके उपरांत अंतिम भाग है कर्मचारी का शिक्षा विवरण से संबंधित। सबसे पहले 10th मैट्रिक का इंफॉर्मेशन फिल करेंगे कि किस विषय से किया है 10th, उसके उपरांत किस बोर्ड से किया है, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, विशेषज्ञता और ग्रेड लिखेंगे। ऐसे ही करके 10-12 का लिखेंगे, 12th का, स्नातक लिखेंगे, चिकित्सा स्नातक लिखेंगे, जो भी आप पर लागू होता है और वह इंफॉर्मेशन आप कैरी करते हैं वह यहाँ पर कंप्लीटली फिल करेंगे। इसके उपरांत यहाँ पर ये देखें, दोनों ही पेज में यहाँ पर भी दिखेगा अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी जिसका फॉर्म है वह साइन करेंगे, और यहाँ पे जांच अधिकारी यानी कि आपके नोडल ऑफिसर साइन करेंगे। पेज 2 में भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर साइन करेंगे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, और जांच अधिकारी मिडिल में साइन करेंगे आपके नोडल ऑफिसर। यह फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के DPM साहब के पास आप जाएंगे और उनके पास जमा कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद आपका मानव संपदा कोड आपको प्राप्त हो जाएगा। यह तो उनके लिए था जिनके पास मानव संपदा कोड नहीं है। अभी जिनके पास मानव संपदा कोड है किंतु वह भूल गए हैं और उनको नहीं पता कि कैसे प्राप्त करें, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश मानव संपदा में चले जाएंगे जिसका URL है ehrms.upsdc.gov.in। गूगल पे जाएंगे तो सबसे ऊपर यही लिंक आता है, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें तरह तरह के ऑप्शन आते हैं। हम प्रारंभ करते हैं मानव संपदा कोड प्राप्त करने से। मान लीजिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करता हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, और अपना मानव संपदा कोड भूल गया हूं, तो ये देखें ब्लू कलर की एक विंडो आ रही है, पब्लिक विंडो, जिसमें लिखा है। इसमें आएंगे हम सेकेंड लास्ट ऑप्शन में, यानी कि ऊपर से 4th ऑप्शन, सर्च HRMS कोड, यहां पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अब देखिए, यदि आपको याद है कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, तब तो बहुत आसान है। आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे आपका। जैसे कि हमारा NHM आता है मेडिकल हेल्थ में, तो हम मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा HRMS कोड हमें प्राप्त हो जाएगा। ये रहा सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, प्लेस ऑफ पोस्टिंग SHS यानी कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM, नाम आ जाएगा, यह HRMS कोड प्राप्त हो जाएगा, और डेजिग्नेशन कंसल्टेंट। मान लीजिए हमको यह नहीं पता है कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है। मान लीजिए हम अपना मोबाइल नंबर डाल करके इसको सर्च करते हैं और HRMS कोड प्राप्त नहीं होता है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रेशन के समय कोई गलत नंबर डाल करके आपका मानव संपदा कोड बना दिया गया है। तो वह आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए देखिए, सर्च बाय मोबाइल था, इसके बाद अगला ऑप्शन है सर्च बाय पोस्टिंग ऑफिस। आप इस पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे इतने ऑप्शंस आएंगे। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारा मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमने वह सिलेक्ट कर लिया। इसके उपरांत ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा यूपीएनएचएम है, तो हम यूपीएनएचएम सिलेक्ट कर लेंगे। अब पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ, तो हम लखनऊ सिलेक्ट करेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप वहां सिलेक्ट करेंगे। इसके उपरांत रिपोर्टिंग ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, चूंकि लखनऊ में डीएचएस भी है जो कि सीएमओ के अंतर्गत है, तो डीएचएस लखनऊ आ रहा है, और एसएचएस भी है जो एमडीएनएचएम के अंतर्गत है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, तो वह भी ऑप्शन आ रहा है। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट लखनऊ नहीं है तो आपके यहां सिर्फ डीएचएस ऑप्शन ही आएगा। अब मैं एसएचएस का एम्प्लॉय हूं, तो एसएचएस एनएचएम सिलेक्ट करूंगा, पोस्टिंग ऑफिस सिलेक्ट करूंगा, तो देखेंगे यहां पर एसएचएस एनएचएम आ रहा है, मैं यहां सिलेक्ट कर लूंगा। इसके उपरांत अपनी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करूंगा। मेरी डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट, तो मैं कंसल्टेंट सिलेक्ट करूंगा। यह रही, सिलेक्ट कर लिया और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इस ऑफिस में जितने भी कार्यरत हैं एम्प्लॉय, उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें मैं अपना नाम सर्च कर लूंगा। तो यहां पर देखिए, धर्मेंद्र नाम से कई लोग दिख रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र कुमार सिंह नाम से सिर्फ एक ही दिख रहे हैं, और यह है मेरा एचआरएमएस कोड। तो ऐसे मैं अपना एचआरएमएस कोड पता कर लूंगा। पहला तो मोबाइल नंबर से पता कर लेंगे, वो बहुत ही आसान है। किंतु यदि मोबाइल नंबर नहीं पता है तो सर्च बाय पोस्टिंग ऑफिस पर जाकर के हम अपना एचआरएमएस कोड पता कर लेंगे। इसके उपरांत जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है फैक्ट शीट P2 फॉर्म। P2 फॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है अगर उसे एचआरएमएस कोड पता है। फॉर्म P2 आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के उपरांत आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही फिल हुई है या नहीं। तो फैक्ट शीट P2 फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज ओपन होगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस पर क्लिक कर दिया। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूपीएनएचएम, वहां सेलेक्ट कर दिया, और इसके उपरांत हम यहां पर अपना एचआरएमएस कोड टाइप कर देंगे और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्म P2 ओपन होके आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश लिखकर आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैक्ट शीट P2, नेम धर्मेंद्र कुमार सिंह, एचआरएमएस कोड लिखकर आ रहा है, पिता का नाम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, इंप्लॉय टाइप कॉन्ट्रेक्चुअल। अब देखिए 6, 8 और 9 यह रेगुलर कैडर के लिए है, तो यह ब्लैंक रहेगा। होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ आ रहा है। कैडर प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके में प्रोग्राम मैनेजमेंट आएगा, और जो लोग सर्विस डिलीवरी में हैं उनके में सर्विस डिलीवरी का ऑप्शन आएगा। जेंडर, सर्विस स्टार्ट डेट आएगा, और करंट स्टेटस आ जाएगा, इसके साथ ई सैलरी कोड भी आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे पोस्टिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल लिखकर आ जाएगा, लखनऊ एसएचएस एनएचएम कंसल्टेंट, और ज्वाइनिंग डेट लिखकर आ जाएगा। इसके उपरांत क्वालिफिकेशन विद स्पेशलाइजेशन, तो यहां पर क्वालिफिकेशन आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि हमने फॉर्म में जैसे फिल करके दिए होंगे वैसे ही। तो मेरा पीजी डीएचएचएम है, एमएसडब्ल्यू भी है, और मेरा पीजी डिप्लोमा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में भी है, और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, और मैंने एमसीए भी किया हुआ है। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया है, और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जा रही है। पास्ट पोस्टिंग डिटेल भी आपका यहाँ पे शो होगा, और इसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीटेड, अगर आपने इंफॉर्मेशन दी है तो फिल होगा। मैंने शायद नहीं दी होगी फॉर्म फिल करते समय, तो नो डेटा अवेलेबल आ रहा है।
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, यदि आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है तो वो यहाँ पे होगी। मेरे खिलाफ नहीं हुई है तो नो डेटा अवेलेबल। परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस भी आपका इसमें दे दिया होगा। तो आप इसको, अगर आप इसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंटर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका फॉर्म इसमें दिखेगा और प्रिंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। आप इसमें भी देख लें, यदि आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सेव एज पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जिस लोकेशन पर चाहेंगे उस लोकेशन पर जाकर के फॉर्म P2 करके इसको सेव कर देंगे इस तरह। तो यह सेव हो गया है, देख लीजिए। अब फॉर्म P2 का यूज क्या है? देखिए फॉर्म P2 का यूज है कि आप देख लें कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे आपने फॉर्म में फिल करके दी थी वैसे फिल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है आपका नाम गलत हो गया हो, पिता का नाम गलत हो गया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, कुछ भी गलत हो गया हो, तो आप इसको प्रिंट लेंगे, आप इसको बिल्कुल कायदे से देखेंगे। यदि कहीं कोई भी डिफरेंसेज हैं तो वहां पर आप पेन से, उसी फॉर्म में पेन से सही करेंगे। और यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको बढ़ानी है तो जैसे आपने ट्रेनिंग्स कर रखी है, यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो इसमें भी आप पेन से ट्रेनिंग्स आप लिख देंगे और लिखने के उपरांत सारे चेंजेस करने के बाद आप अपना साइन करेंगे और अपने नोडल ऑफिसर का साइन कराएंगे और उसके बाद पुनः अपने डीपीएम के पास जाकर सबमिट कर देंगे कि हमने आपको फॉर्म दिया था जिसके आधार पे हमारा एचआरएमएस कोड जनरेट हुआ है, हमने अपना फॉर्म P2 जब डाउनलोड किया है तो इसमें यह गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो आप इसको सही करा दें। आपके डीपीएम का यह दायित्व है कि वह यह गड़बड़ियां सही कराएंगे और आपको सूचित करेंगे। तो ये हो गया फॉर्म P2। अब फॉर्म P2 के बाद हम देखते हैं कि अदर ऑप्शंस क्या क्या हैं। डेटा एंट्री स्टेटस आपके लिए नहीं है, ये डीपीएम्स के लिए है। इसमें बस यही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या स्टेटस है मानव संसाधन का। तो जैसे मैं एक ऑप्शन आपको बता देता हूं दिखा करके, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी एनएचएम सेलेक्ट कर लेंगे और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लखनऊ ही ले लेते हैं और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की रिपोर्ट ये दिखा देगा कि डिस्ट्रिक्ट का नाम लखनऊ है। रजिस्टर्ड एम्प्लॉय कितने हैं? 2179 और इसमें से एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं? 2158। सर्विस बुक कितने लोगों की इनिशिएट कर दी गई है? 1884 लोगों की। और सर्विस बुक इनिशियल डेटा वेरीफाई कर लिया गया है 1664 लोगों का और 220 लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ऐसे ही आप किसी भी जनपद का देख सकते हैं। गोंडा का देखना है, गोंडा पे क्लिक करेंगे और देखिए गोंडा का आ गया है। 1015 एम्प्लॉय है रजिस्टर्ड, 1011 एक्टिव है। सर्विस बुक इनिशिएट कर दी गई 536 की, 505 की वेरीफाई हो गई है और 31 लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो किसी भी जनपद का देख सकते हैं, मगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूज के लिए है, एक आम एम्प्लॉय के लिए नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स में फॉर्म्स हैं, पब्लिश्ड ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। पब्लिश्ड ऑर्डर्स में जाकर के आप एनएचएम से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यह है नेशनल हेल्थ मिशन के ऑर्डर्स हैं और पेज 2, पेज 3, जहां जहां पे भी नेशनल हेल्थ मिशन लिखा है वहां ऑर्डर नंबर पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो यह इस तरह से ओपन हो जाएगा। यह जैसे कि पारस्परिक पुनर्नियुक्ति आदेश है जो म्यूचुअल ट्रांसफर हुए थे, तो ऐसे ही सारे ऑर्डर इसमें पड़े हुए हैं। तो अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है तो अपना ऑर्डर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मानव संपदा का एनएचएम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल म्यूचुअल ट्रांसफर का भी है। समय समय पर म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन होते हैं जिसमें दो कैंडिडेट्स का पारस्परिक ट्रांसफर हो जाता है, जिसमें कि एक एम्प्लॉय यदि किसी जनपद में जाना चाहता है तो उस जनपद का दूसरा एम्प्लॉय, दोनों को पेयर करना होता है और शर्त यह है कि दोनों सेम पोजीशन पे हो, यानी डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम हो। जैसे स्टाफ नर्स है तो दूसरा एम्प्लॉय भी स्टाफ नर्स हो और दोनों एक ही प्रोग्राम के हो। जैसे स्टाफ नर्स एमएच प्रोग्राम की है, मैटरनल हेल्थ की,
तो दूसरी स्टाफ नर्स भी मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम की होनी चाहिए। दोनों फॉर्म फिल करेंगे म्यूचुअल, और एक फॉर्म फिल करेगा कैंडिडेट, दूसरा उसको अपनी कंसेंट देगा कि हम इससे एग्री करते हैं। इसके आधार पर एनएचएम म्यूचुअल ट्रांसफर को कंसीडर करते हुए आदेश जारी कर देता है। तो वह आप पूछेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कब म्यूचुअल ट्रांसफर स्टार्ट हुए हैं, तो इसके लिए यही मानव संपदा पोर्टल आप समय समय पर देखते रहें, और होम पे मैं बता रहा हूं, यह पब्लिश्ड ऑर्डर्स, इस पर देखते रहें। जब स्टार्ट होंगे तो यहां पर ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप अपने जनपद के डीपीएम के संपर्क में रहें। जब भी ट्रांसफर स्टार्ट होते हैं तो उनको सूचना दे दी जाती है। अब हम बताएंगे कि EHRMS लॉगिन कैसे करते हैं, आपको अपना अकाउंट कैसे लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, आप राइट हैंड साइड पे EHRMS लॉगिन करके एक ऑप्शन आ रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आप मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। यूजर आईडी में आपका EHRMS कोड पड़ेगा, उसी को डाल देंगे, पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। अब यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड यह ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर यूजर डिपार्टमेंट मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप अपना EHRMS कोड डाल देंगे। कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, वाया ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं या वाया एसएमएस प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैं वाया एसएमएस प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे ही मैंने क्लिक किया है, मैसेज आया है, यू विल रिसीव न्यू पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल, क्लिक ओके टू प्रोसीड, एल्स क्लिक कैंसिल। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा। योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहां मैं ओके कर दूंगा और अपना मोबाइल ओपन करके देखूंगा। इसके उपरांत पुनः EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में आया हुआ पासवर्ड यहां पर फिल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त हो चुका है, यूपी EHRMS करके यहां से, और ये पासवर्ड हैज बीन रीसेट, योर टेम्परेरी पासवर्ड इज दिस। तो यह मेरा टेम्परेरी पासवर्ड है। यह एक बार लॉगिन करने के उपरांत मुझसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा और मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा तो पासवर्ड मेरा चेंज हो जाएगा। अभी हम लॉगिन करते हैं। डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको पता है, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहां पे क्लिक कर देंगे। यूजर आईडी, मेरा EHRMS कोड, पासवर्ड जो मुझे अभी मोबाइल पर प्राप्त हुआ है वह डालेंगे और कैप्चा फिल कर देंगे, जैसा कि ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी में लिखा सेम वैसे ही लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकेंगे, जैसे ही लॉगिन हुआ सबसे पहले पूछ रहा है पासवर्ड चेंज करने के लिए। करंट पासवर्ड वही जो मेरे मोबाइल पर प्राप्त हुआ है वह डालेंगे। न्यू पासवर्ड, अब जो पासवर्ड मैं बनाना चाहता हूं वह डालूंगा। इसका कैप्चा फिल करूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। न्यू पासवर्ड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट 3 पासवर्ड्स। अभी देखिए, यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि ये पासवर्ड जो मैंने बनाया है यह पहले भी मैं बना चुका हूं, तो इसलिए कह रहा है कि लास्ट 3 पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं दोबारा फिल करूंगा। याद रखें, पासवर्ड रीसेट करने के बाद नोट कर लें कहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भूलें ना। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो अब पासवर्ड अपडेट हो गया है, जो मैंने रीसेट किया है वही पासवर्ड नेक्स्ट टाइम से यूज होगा। और देखिए, बाहर आ गया हूं मैं अपडेट होने के बाद। अब कह रहा है कि वह पासवर्ड जो हमने रीसेट किया उसको डालते हुए दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से करते हैं, मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यूजर आईडी मेरा EHRMS कोड और पासवर्ड जो मैंने अभी रीसेट किया है।
यहां पर कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा। यह करना होगा, किंतु आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपका तभी हो पाएगा, यह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन अभी कंपलसरी नहीं है, किंतु भविष्य में यह कंपलसरी हो जाएगा और सभी एम्प्लॉइज को अपना आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मानव संपदा पर करना ही होगा। किंतु आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला, इसको नोट कर लें कहीं, बिल्कुल बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लें। पहला, आपका नाम सेम वैसे मानव संपदा में होना चाहिए जैसे कि आपके आधार कार्ड में है। जैसे कि मान लीजिए आपका मानव संपदा में नाम है महेश शर्मा, किंतु आधार कार्ड में नाम है महेश कुमार शर्मा, तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा क्योंकि नाम डिफरेंट हो गया। कहीं एक स्पेस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जैसे आधार कार्ड में है वैसे ही आपका नाम मानव संपदा पर होना चाहिए। यदि आपका नाम आधार कार्ड और मानव संपदा में मैच नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले देखेंगे आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका नाम क्या है। यदि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आपके मानव संपदा में है किंतु आधार कार्ड में अलग है, तो आप आधार कार्ड में वह इंफॉर्मेशन सही कराएंगे। यदि आपके स्कूल के सर्टिफिकेट का नाम और आधार कार्ड का नाम सेम है किंतु मानव संपदा में अलग है, तो मानव संपदा में जैसा मैंने बताया था कि P2 फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के और अपना नाम करेक्ट पेन से लिखते हुए या जो भी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट करानी है वह पेन से लिख सही करते हुए साइन करके अपने नोडल ऑफिसर का साइन करके वह प्रिंट आउट अपने डीपीएम साहब के पास जमा कर देंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका नाम सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आधार कार्ड में है। दूसरा, आपके पिता का नाम भी सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आधार कार्ड में है। तीसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल उतनी वही होनी चाहिए जो कि आधार कार्ड में है और मानव संपदा में भी वही होनी चाहिए। चौथा, आपका जेंडर, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है, आधार कार्ड और मानव संपदा में एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें मैच करती हैं तो आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यदि नहीं करती है तो नहीं हो पाएगा। उसको करने के लिए बहुत ही आसान है। यहां पर इंटर आधार कार्ड में अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यदि मैच कर गई तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल करके मैसेज आ जाएगा। नहीं होगी तो बता देगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ऑथेंटिकेशन फेल्ड होने की दशा में आप अपना फॉर्म B2 निकालेंगे और अपने आधार कार्ड से अपनी इंफॉर्मेशन, ये 4 इंफॉर्मेशन मैच कराएंगे। आपका नाम, पिता का नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ। यदि ऑथेंटिकेशन फेल होता है तो पक्का इन 4 में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपकी आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही है। यदि मैच कर जाएगी तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मैं अभी इसको स्किप कर देता हूं, स्किप ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके, मगर इसको करना ही होगा। अब लॉगिन करने के बाद पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर आता है। अब इसमें देखें, यूजर लॉग्ड इन, HRMS कोड लिख कर आएगा सबसे पहले, उसके बाद नाम लिख के आएगा, उसके बाद आपका पद नाम लिख कर आएगा और पोस्टिंग ऑफिस लिख के आएगा। जैसे मेरा SHS NHM है, आपका अगर DHS में है तो DHS करके लिख के आएगा। लॉगिन टाइम आएगा, कितने बजे इसको लॉगिन किया है। इसके बाद ये जनरल इंफॉर्मेशन आएगी, एम्प्लॉय नेम, बर्थ डेट, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, पेरेंट डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन, करंट डिपार्टमेंट वो भी नेशनल हेल्थ मिशन और करंट ऑफिस SHS NHM। स्टैब्लिश डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब वैसे ही आएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का SHS अभी ये इंफॉर्मेशन फिल नहीं है लेकिन होनी चाहिए। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है,
GMHR हैं सुधा यादव, उनका आया है, उनका मोबाइल नंबर, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट HOG मानव संपदा, NIC लखनऊ, HRMS कोड दिस। तो इस तरीके से आएगा। अभी अब हम एक एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जनरल। इस पर जाएंगे तो हमें 5 ऑप्शन दिखेंगे। पहला अपडेट पासवर्ड, फिर दूसरा अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, तीसरा अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, चौथा इनोवेबल पोएट्री रिटर्न, पांचवा व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमें नहीं करना, हमने अभी किया है। उसके बाद अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यह कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, इसको अपडेट करके जो भी हम अपडेशन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो अपडेट मोबाइल नंबर पे जाएंगे, यहां पर आकर के अपना मोबाइल नंबर जो हम करना चाहते हैं वो लिख करके अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो मेरा मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ईमेल आईडी यदि मैं अपडेट करना चाहता हूं तो वह भी यहां पर आकर अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि यह ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बदलती नहीं है। नाम आप अपना अपडेट स्वयं नहीं कर सकते, एडमिन आईडी से हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका नाम गलत आ गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई है, तो वह रिक्वेस्ट करेंगे, आप फॉर्म सबमिट करेंगे और वह एडमिन आईडी से हो जाएगा, मगर आप स्वयं नहीं कर सकते। ये वाली इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, यह आप अपडेट कर सकते हैं क्योंकि यह बदलते रहते हैं। अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर का ऑप्शन आएगा जो कि हमारे लिए नहीं है, ये रेगुलर कैडर के लिए है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और इसके बाद व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यह भी हमारे लिए नहीं है। अपलोड डॉक्यूमेंट फैसिलिटी हैज बीन रिटर्न फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड। माई लीव पे जाएंगे तो इतने ऑप्शन आएंगे, अप्लाई लीव, व्यू बैलेंस, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, कैंसिल लीव, सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, कैलेंडर, व्यू CL बुक, अप्लाई स्टेशन लीव, व्यू स्टेशन लीव स्टेटस। तो हर तरीके की लीव यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं, और इसके साथ ही साथ स्टेशन लीव वगैरह भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बैलेंस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लीव के लिए अप्लाई करना है तो मैं क्लिक करता हूं अप्लाई लीव पर और यहां पर लीव टाइप सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए इसमें ये एक्चुअली मानव संपदा रेगुलर कैडर के हिसाब से बनाया गया है, तो इसमें सभी तरीके की लीव आ रही है। बट कॉन्ट्रेक्चुअल के केस में 2 ही तरीके की लीव है, कैजुअल लीव और मेडिकल लीव। एडी लीव है और पैटर्निटी लीव है, लेकिन प्रिविलेज लीव, ड्यूटी लीव, स्पेशल लीव, रिस्ट्रिक्टेड लीव, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें मान लीजिए कैजुअल लीव लेनी है तो हम कैजुअल लीव पे क्लिक करेंगे। कब से लेनी है वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 25 नवंबर से लेनी है, 25 नवंबर। कब तक लेनी है? 26 नवंबर तक, यानी कि एक दिन। अगर हाफ डे लेनी है तो हाफ डे का भी ऑप्शन है, आप क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज, अवकाश 2 दिन हो गए क्योंकि 25 26। अभी हम करते हैं 25 को फुल डे चाहिए, 26 को हाफ डे चाहिए, तो 1.5 लीव काउंट होगी। ये देखिए, दोनों दिन आधी आधी छुट्टी चाहिए तो एक ही लीव काउंट होगी। ठीक है, तो यह आप कर सकते हैं। ऑप्शन है अवकाश की आवेदित अवधि से पूर्व कितने दिन का साप्ताहिक सार्वजनिक अवकाश है, तो 0 कर देंगे, कोई अवकाश नहीं है। अवकाश की आवेदित अवधि के पश्चात कितने दिन का साप्ताहिक सार्वजनिक अवकाश है, 1 दिन का है क्योंकि इसके जस्ट बाद संडे आ रहा है। लीव ग्राउंड किस ग्राउंड पे चाहिए, तो कुछ भी लिख देंगे, 1 to मीट पेरेंट्स। स्टेशन लीव है कि नहीं है, यदि सेम डिस्ट्रिक्ट में माता पिता रहते हैं, उनसे मिलने जाना है तो आप स्टेशन लीव पे क्लिक नहीं करेंगे, मगर किसी अन्य जनपद में आपको जाना है तो यस पे क्लिक करेंगे। और एड्रेस ड्यूरिंग लीव, तो ड्यूरिंग लीव मान लीजिए मैं लखनऊ में हूं, मुझे हरदोई जाना है तो मैं हरदोई का कंप्लीट एड्रेस लिखूंगा, हरदोई लिखूंगा, होम नंबर लिखूंगा, फिर जो भी एड्रेस है वह लिखूंगा, पिन कोड लिखूंगा।
और इसके साथ ही साथ संलग्नक अपलोड कर देंगे। संलग्नक क्या होगा पूछेंगे। संलग्नक आपकी फिजिकल एप्लीकेशन होगी जो कि आपने पेन से लिखी है, उसकी फोटो लेकर के आप उसको चूज फाइल पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आप लीव के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लीव बैलेंस पे जाकर अपनी बची हुई छुट्टियां देख सकते हैं। ऐसे ही करके और आपने लीव के लिए अप्लाई कर दिया है और बाद में उसे कैंसिल करना है तो कैंसिल लीव पे जाकर उसे कैंसिल कर देंगे। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मानव संपदा के थ्रू लीव का मॉड्यूल किन किन जनपदों में चल रहा है, आप लोग मुझे बताइए। मेरा मानना है कि मैक्सिमम जनपदों में अभी नहीं चल रहा है, तो जब चलेगा तब आप लोग ऐसे ही करेंगे। भविष्य में आप लोगों को ऑनलाइन लीव वगैरह यहीं से लेनी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट, जिसके बारे में अभी बता रहा था कि यहाँ वर्ष में एक बार म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट खुलते हैं, जिसमें कि सेम प्रोग्राम के सेम डेजिग्नेशन के एम्प्लॉयज का म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट होता है कि एक जनपद से दूसरे जनपद में वह जा सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। उसके लिए गाइडलाइन आती है, ऑनलाइन फॉर्म खुलता है और लोग फॉर्म फिल करते हैं, दूसरा एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वैलिड ग्राउंड होने की दशा में उस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए उनको म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट का ऑर्डर इशू कर देता है। तो इस ऑप्शन पे जाएंगे तो देखेंगे म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पे गाइडलाइन सबसे पहले आएगी। इसको ओपन कर लेते हैं तो यह गाइडलाइन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों हेतु पारस्परिक पुनर्नियुक्ति 2021-22 की गाइडलाइन है, क्योंकि 2021-22 में इससे पहले ओपन हुए थे। मानव संपदा पोर्टल पर ईएचआरएमएस आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत आवेदन करने वाले इच्छुक कर्मियों द्वारा आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड परिवर्तित कर लिया जाए। तो जैसे लॉगिन करते हैं ऑप्शन आता है, मेरे में आया था, आप लोगों ने देखा। इच्छुक कर्मियों द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2021 जो भी टाइम जो भी डेट ड्यूरेशन दी गई है उससे पूर्व आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक इच्छुक कर्मी द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु केवल एक ही बार आवेदन किया जा सकता है। यदि दूसरे इच्छुक अभ्यर्थी अथवा रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने किसी से बात की और उसके साथ पुनर्नियुक्ति चाहते हैं, आपने अप्लाई कर दिया लेकिन दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप किसी अन्य एम्प्लॉय के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि पहले आप इंश्योर कर लें कि आपका साथी जो आपके साथ म्यूचुअल ट्रांसफर चाहता है वो 100% उसको एक्सेप्ट करे। पहले कर्मी द्वारा किए गए आवेदन को दूसरे इच्छुक कर्मी द्वारा पेयरिंग हेतु मानव संपदा पोर्टल पर स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। कि जैसे आप हैं, आप जाना चाहते हैं दूसरे जिले में और आपने वहां किसी से बात की, वो भी आपके जनपद में आना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उनको सूचित करेंगे। जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि दूसरा जिसके साथ आप म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट चाह रहे हैं उसका ईचआरएमएस कोड पूछता है, तो आप उनका ईचआरएमएस कोड उनसे पूछ करके वहां पर मेंशन कर देते हैं। तो जब वह एम्प्लॉय अपना मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करता है तो उसको वो दिख जाता है, क्योंकि उसके पास नोटिफिकेशन चली जाती है उस एसएमएस कोड के थ्रू, और वहां पर उस आवेदन को आपके अगर वह स्वीकार कर लेता है तो वह एक कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसको कंसीडर करता है आपके वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि आपके ग्राउंड क्या है। किंतु यदि वह स्वीकार ही नहीं करता है, ठीक है, तो आप सोचेंगे हमने तो फॉर्म भर दिया लेकिन हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके दूसरे साथी ने उसको अस्वीकार कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो इंश्योर करें कि आपका दूसरा साथी भी उसको स्वीकार करे। मानव संपदा पोर्टल के कर्मी लॉगिन पर यदि किसी कर्मी का पेयरिंग है तो आवेदित लंबित है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा ना तो दूसरा आवेदन पेयरिंग किया जा सकता है, ना किसी दूसरे इच्छुक कर्मी द्वारा उससे पेयरिंग हेतु आग्रह किया जा सकता है। यह वही है जो मैं अभी बता रहा था कि यदि आपने किसी को रिक्वेस्ट भेज दी और वह आपकी रिक्वेस्ट को या तो रिजेक्ट कर देता है या पेंडिंग रखता है तो आप फिर दूसरे किसी एम्प्लॉय के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते। सभी इच्छुक कर्मियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व मानव संपदा पोर्टल पर अपनी उपलब्ध विवरण को जांच अवलोकन कर ले। उपलब्ध विवरण में किसी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक से तत्काल संपर्क स्थापित करते हुए संशोधन करा लिया जाए। यहाँ पर एक कहने का मतलब है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो चेक कर लें कि वो बिल्कुल सही भरा है।
यदि भरते समय कोई गलती हो गई है तो समय से अपने डीपीएम से मिलें और उसको सही करा लें। कर्मी द्वारा पेयरिंग हेतु आवेदन करने से पूर्व दूसरे इच्छुक अभ्यर्थी का विवरण भी जांच लें। जांचोपरांत दूसरे कर्मी का विवरण सही पाए जाने की दशा में ही आवेदन किया जाए। दोनों लोग चेक कर लें। दोनों इच्छुक कर्मियों द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति की दशा में आवेदन को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। दोनों कर्मियों द्वारा पेयरिंग हुई तो सहमति की दशा में आवेदन से संबंधित कार्यवाही एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आईडी पर आवश्यक रूप से दिनांक 30 सितंबर 2000, तो जो ये डेट पहले दी थी अब नेक्स्ट आएगा तो उसमें नई डेट आएगी, से पूर्ण कर ली जाए। समय सीमा के उपरांत किसी भी लंबित आवेदन में विचार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए मदद के लिए नंबर भी दिया है और एक ईमेल आईडी भी दी है। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन था, डेट वगैरह कब कब क्या क्या होना है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट जब ओपन होंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर दिखेंगे। अब अप्लाई, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाई व्यू रिपोर्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, जब दोबारा ओपन होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर्म सबमिट करने के लिए, व्यू प्रोसेस रिसिप्ट। इसके बाद जब फॉर्म फिल कर देंगे तो आप यहाँ पर जाकर के अपना स्टेटस देख पाएंगे कि हमारा आज क्या स्टेटस है। ठीक है, अभी क्या सीएमओ के लेवल से वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और अब सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि आपके दूसरे साथी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, फिर सीएमओ लॉगिन से हो गया कि नहीं हो गया, और फिर ऐसे ऐसे करके प्रोसेस आप देख पाएंगे। एसीआर एपीआर ये आपके लिए नहीं है, यह रेगुलर कैडर के लिए है। अभी फिलहाल एनएचएम में यह नहीं लागू है। पेरोल, यहाँ पर से सैलरी स्लिप जनरेट करने का ऑप्शन है, मगर सैलरी स्लिप अभी जनरेट नहीं होती है। भविष्य में यहाँ पर सैलरी स्लिप जनरेट होगी और आप लोग अपनी सैलरी स्लिप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2022 की मुझे अगस्त की सैलरी स्लिप निकालनी है और मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं आता है, ये देखिए। किंतु जैसा कि मुझे पता चला है कि भविष्य में यह ऑप्शन ऐड होगा और आप लोग अपनी सैलरी स्लिप यहीं से निकाल पाएंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो यहाँ पर जाकर के आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स का मॉड्यूल आपको मिलेंगे और वहां पर जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है सर्विस बुक, जो कि आपकी अपनी सर्विस बुक है। तो व्यू सर्विस बुक पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपके मानव संपदा पोर्टल पर आपसे संबंधित फिल की गई है वह आप देख पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका पहले से भरा हुआ ई-सर्विस कोड आएगा और आपको यहाँ व्यू सर्विस बुक पर सिर्फ क्लिक करना होगा, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक यहाँ पर आ जाएगी। क्या देखें, 3-4 पेज की जितना भी इंफॉर्मेशन इसमें फिल है। अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड वाला लिंक है, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो ये प्रिंट का लिंक है। मुझे डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जाके व्यू सर्विस बुक नाम से है, इसको सेव कर लिया। अभी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको सेव कर लिया। अभी हम शो इन फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए ओपन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ASPX में है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, बिल्कुल ये करना पड़ेगा आपको, इसमें गड़बड़ी है, और यहाँ PDF कर देंगे, यस कर देंगे। और जैसे PDF में करेंगे देखिए PDF फॉर्मेट में आ गया, और अब क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस बुक ओपन हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब भी डाउनलोड करेंगे वो .ASPX में आती है, आप उस ASPX को हटा करके PDF कर देंगे और आपकी सर्विस बुक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नाम होगा, उसके नीचे ई-सर्विस कोड होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन ए में एम्प्लॉय नेम, वही फॉर्म P2 में जैसे देखा था वही इंफॉर्मेशन है। बी में जैसे फॉर्म P2 में था। फॉर्म C इनिशियल ज्वाइनिंग डिटेल, उससे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है, P2 में शॉर्ट में था। यहाँ देखिए आपकी डेट, अपॉइंटमेंट डेट, आपका किस अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या था वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। इसके अलावा आपकी इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, आप किस क्लास के अंतर्गत है, क्लास सेकेंड सर्विस है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए
सेक्शन डी, ये क्वालिफिकेशन डिटेल है जैसा कि P2 फॉर्म में था। उसके बाद सेक्शन ई, फॉर्म P2 में सेक्शन डी तक ही है, सेक्शन ई नहीं है। फैमिली डिटेल्स, जैसे कि मेरे बच्चों का नाम, वाइफ का नाम, ये सब है। ठीक है, तो आपके में भी होगा। ट्रेनिंग डिटेल ऐड नहीं है, तो इस वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड। सेक्शन जी, उसमें नहीं था P2 में, मगर यहाँ पर है। यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर, जिस ऑर्डर नंबर से आपकी ज्वाइनिंग हुई, और आपका डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ज्वाइनिंग डेट, ऑर्डर नंबर, ठीक है, ये सब है। फॉर्म एच में फाइनेंशियल डिटेल है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर यह है, ठीक है, पोस्ट का नाम, और उसके बाद पहले ये पोस्ट थी, उसके बाद पोस्ट चेंज हो गई, कंसल्टेंट हो गई, और इनिशियल ज्वाइनिंग इस सैलरी पर हुई थी 4 साल पहले। लीव डिटेल, यहाँ पर लीव डिटेल आता है, तो देखिए यहाँ 16 छुट्टियां आपको दिख रही है, लेकिन लीव मॉड्यूल अभी काम कर नहीं रहा है, अभी हमने चेक किया था। आई होप कि जल्दी ही काम करेगा। फिर उसके नॉमिनेशन डिटेल, जैसे कि मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनेट किया है। फिर उसके बाद अवार्ड डिटेल, उसके जस्ट बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, नो रिकॉर्ड फाउंड, और उसके जस्ट बाद सेक्शन एम में एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, जिसमें कि आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड हियर विद इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और डेट, और नीचे मेरा नाम और डेजिग्नेशन। तो यह सर्विस बुक है, आप जाएंगे तो आप भी ऐसे अपनी सर्विस बुक डाउनलोड कर पाएंगे। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर सर्विस बुक में भी आपके कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको उसी सर्विस बुक में प्रिंट आउट में सही करेंगे, और उस पर अपना साइन करेंगे, और अपने नोडल ऑफिसर का साइन करा करके अपने संबंधित डीपीएम के पास जाएंगे और उनसे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने मानव संपदा का एनएचएम लेवल पे जितना कुछ है वह कवर कर लिया है, और म्यूचुअल ट्रांसफर भी कवर कर लिया है, लीव मॉड्यूल भी कवर कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत से एम्प्लॉइज हैं, मैं कह रहा हूँ अभी 50% एम्प्लॉइज ऐसे हैं एनएचएम में, जिनको अपना मानव संपदा कोड नहीं पता है, और उनको ये भी नहीं पता कि मानव संपदा पोर्टल पर जाकर उसे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैंने आपको बताया किस तरह से करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और हम नेशनल हेल्थ मिशन से संबंधित ट्यूटोरियल वीडियोज बनाते रहते हैं। आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, CHO PBI से संबंधित, SWC पोर्टल को कैसे चलाएंगे, NCD पोर्टल से संबंधित, DVDMS पोर्टल से संबंधित, PMJO एप्लीकेशन कैसे चलाएंगे। ऐसे ढेर सारे वीडियो हैं जो आपके काम के हैं, और हमने उनको बना करके इस चैनल पर अपलोड किया है। आप सारे वीडियो देखें, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो का लिंक अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। आपने इतने संयम के साथ यह वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।